Today we'll talk about another literary movement that is known as existentialism. Here's the introduction and background to this literary movement. Existentialism is a philosophical approach that rejects the idea that the universe offers any clues about how humanity should live. मतलब एग्जिस्टेंशलिज्म ऐसी फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो ये आइडिया रिजेक्ट करती है कि यूनिवर्स जो है वो ह्यूमैनिटी को कोई क्लू देती है कि कैसे उसने रहना है. A simplified understanding of this thought system can be found in Jean-Paul Sartre's often repeated dictum, existence precedes essence. मतलब ये कि सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो इस थॉट की है वो यहाँ पाल साथ की एक मशहूर जो प्रिंसिपल है वो उससे पता चलती है. वो क्या है? एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस यानी वजूद जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है, वो पहले आता है, वो पहले मौजूद था एसेंस से. एसेंस को उर्दू में जौहर कहते हैं और ये जौहर और वजूद की जो बहस है ये फ़िलासफ़ी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. What this means is that the identity of any one person, their essence, cannot be found by examining what other people are like, but only in what that particular person has done. मतलब ये है कि किसी इंसान की जो आइडेंटिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि वो करता क्या है. Because no one can claim that his or her actions are caused by anyone else. Existentialist literature focuses on freedom and responsibility. कोई किसी एक के एक्शन के बारे में ये नहीं कह सकता कि वो जो मेरा एक्शन है वो किसी दूसरे की वजह से है. मतलब ये कि जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेचर है वो किस बात पे फोकस करता है? फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे. Existentialism attained the height of its popularity in France during World War I. While the German army occupied the country, philosophers and writers who gathered to discuss and argue their ideas at the cafe in Paris captured the attention of the intellectuals around the world. वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान ये हुआ, बिलखुसूस जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया फ्रांस को उस दौरान, और वो जो लोग इकट्ठे होते थे पेरिस में तो वो जहाँ बैठते थे कैफ़ेज़ पे वहाँ पे वो डिस्कशन करते थे. The oppressive political climate under the Nazis and the need of the underground resistance to invading political force provided the ideal background for the existentialism's focus on individual action and responsibility. ये नाजी जर्मनी के जो लोग थे उनका इनके यहाँ जो पॉलिटिकल रेन है उसके बाद ये सारी सिचुएशन ने इस बात पर फेवर किया कि ये सारे लोग इकट्ठे बैठे और वो इस तरह की जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करने लगे और जो इंडिविजुअल एक्शन है और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करते करते ये एग्जिस्टेंशियलिज्म तक पहुँचे. Although the French war era writers are most frequently associated with existentialism, its roots began much earlier. Existentialism can be seen as the response to frightening loneliness that prompted Friedrich Nietzsche to pronounce in 1880s that God is dead. इसकी रूट्स हमें जो है ना फ्रेडरिक नीट्शे के जो सेंटेंस था उसमें भी महसूस होती हैं कि जब वो सारी दुनिया को देखते हुए जो बिलखुसूस जो है वो बात करता है लोनलीनेस की, तो उस वक्त उसका 1880s में जो उसका एक बहुत ज़्यादा सेंटेंस है जो फेमस हुआ गॉड इज़ डेड वाला, उससे भी हमें पता चलता है कि किस तरह से वो सारी यूनिवर्स को देखते हुए लोनलीनेस जो है उसका एहसास करते हुए उस पर बात करता है. पीपल्स लॉस ऑफ फेथ इन रिलीजियस एंड सोशल ऑर्डर क्रिएटेड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ personal responsibility which led to the literary works that reflect the existentialist loneliness, isolation and fear of the uncaring universe. जो इनका फोकस होता है वो क्या होता है, किस वजह से होता है कि फेथ इन रिलीजन वो ख़त्म हो जाता है. सोशल डिसऑर्डर जो होता है वो किस चीज़
के ऊपर फोकस करता है, वो इस अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है जिसको हम कहते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये चीज़ हमें एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेरी वर्क्स जो उनमें भी नज़र आती है, और जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट लिटरेरी वर्क हैं वो लोनलीनेस पे बात करते हैं, आइसोलेशन पे बात करते हैं, और फिर ये दुनिया जो कि दुनिया या यूनिवर्स अनकेयरिंग एटीट्यूड वाली, उसके फियर्स के हवाले से भी हमें चीज़ें नज़र आती हैं। Fyodor Dostoevsky's novels written in 1860s and 70s show existential theme, as do 20th century works by Franz Kafka, Ernest Hemingway, James Baldwin and Nathaniel West। वो कहता है कि फ्योडोर दोस्तोयेवस्की के नावल जो 1860 और 70 की दहाई में लिखे गए, उनमें हमें वैसे ही एग्जिस्टेंशियलिज्म के थीम मिलते हैं जैसे 20th सेंचुरी में फ्रांज काफ्का, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स बॉल्डविन और नथानियल वेस्ट के वर्क्स में मिलते हैं। द फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट वर सो इन्फ्लुएंशियल ऑन राइटर्स elsewhere in Europe and in the United States that many contemporary philosophical works show some influence of their thoughts। फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स जो हैं वो ज़्यादा, वो यूरोप के अलावा भी जो बाकी राइटर्स हैं उनके ऊपर भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वहाँ से तल्लक रखने वाले जो राइटर्स हैं उनमें भी हमें इनकी फ़िलासफ़ीज़ और इनके थॉट की रिफ्लेक्शन मिलती हैं। Here we see the representative authors of existentialist literary movement. First one is Simone de Beauvoir. Her lifespan starts from 1908 to 1986। इसकी बहुत ज़्यादा फेमस बुक जो है ना वो द सेकंड सेक्स है, जिसमें ये फीमेल एग्जिस्टेंशियलिज्म या फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म के हवाले से बात करती नज़र आती हैं। Albert Camus, his lifespan starts from 1913 and it ends in 1960। इस के हमारे पास फेमस वर्क्स में बिलखुसूस जो है वो मेटाफिजिक्स पास आता है फ्योडोर दोस्तोयेवस्की, देन अर्नेस्ट हेमिंगवे, सोरेन किरकेगार्ड, यान पॉल सार्त्र एंड लास्टली फ्रांज काफ्का। These are the famous representative authors of existentialism। Then we see the representative works, the brothers Karamazov, written by Dostoevsky, who is a Russian writer. No Exit is written by Jean Paul Sartre. The Stranger, written by Albert Camus. Wedding for Godot by Samuel Beckett, and The Trial by Franz Kafka। These are the representative works of, if we talk about existentialist literary works, these are considered to be the representative works। In if I would talk about these works, the list includes Stranger and Wedding for Godot, and these are the two seminal works। The Stranger is included in the universities all over Pakistan, and same is the case with Waiting for Godot. Rather, Waiting for Godot is such a famous drama that is basically the representative play, if we talk about a theater of absurd. And obviously absurdism, as we know, is one of the branches of existentialism. So at the same time, Waiting for Godot is the representative of existentialism as well as of absurdism. Here is the list of themes. First theme is atheism. Atheism simply means a lack of belief or a strong disbelief in the existence of God or any other gods. It is rather a philosophical or religious position characterized by disbelief in the existence of God or any gods. Basically, atheism is such a belief that there is nothing like God, or in other words, you may say that God does not exist. The people who are the believer of atheism, they are known as atheists, and an atheist does not believe in the existence of God, and this is what we all already know.
Then we see there is another theme, freedom. Freedom may be taken in form of freedom of choice, freedom of action, freedom of speech, freedom of thought, and obviously freedom is a quality or state of being free. So if we talk about the theme of freedom with reference to existentialism, existentialists do focus on freedom of action. That's why they consider the individuals as the responsible agent for whatever they do. Then we have another theme, guilt and innocence. Guilt, we all know that is basically the fact of having committed a breach of conduct, especially violating law and involving a penalty. In other words, you may say the state of one has committed an offense, especially consciously. जब आप कोई कॉन्शियसली कोई काम करते हो तो उसके बाद आपको उसका वो जो है पछतावा भी होता है, तब आप उस वक्त गिल्टी फील करते हो या उसका आपको गिल्ट महसूस होता है. whereas innocence is quite opposite to this word. अगर हम innocence को डिफाइन करें तो इससे मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट और सिन. तो ये ऐसा थीम है कि जो इस पर फोकस करते हैं, जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो उसको या ह्यूमन कंडीशन को डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है. देन लास्टली वी हैव the theme of identity and self. In other words, you may take identity and self in the same meanings. The distinguishing character or personality of an individual is called identity, and self describes about one's own self. And these are the themes, and then we see the of existentialism. Here is the list of stylistic features of existentialism. First one is persona. We can define persona in simple words. Persona is a character assumed by an author in a literary work. And if we talk about literary example, T.S. Eliot की एक फेमस पोएम है दी लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. उसमें जो अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है वो बेसिकली खुद का वो कैरेक्टर है जो ऑथर उसमें वो लेकर आ रहा है और अपने कॉन्फ्लिक्ट पे वो बात करता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे. देन हमारे पास जो थीम है वो मूड का है. इन लिटरेचर मूड इज़ एटमॉस्फेयर ऑफ नैरेटिव. Mood is created by means of setting, attitude, and description. Through atmosphere and setting, though atmosphere and setting are connected, they may be considered separately to a degree. Atmosphere is a aura of mood that surrounds the story. Mood जो है उसके वो स्टोरी जो है उसकी सेटिंग और एटीट्यूड और डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है. मूड जो है वो डिफरेंट किस्म के होते हैं. फॉर एग्जांपल चीयरफुल मूड है, रिफ्लेक्टिव मूड है, ग्लूमी है, ह्यूमरस है, मेलंकलिक है, इसी तरह से रोमांटिक मूड भी हो सकता है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूड्स. देन वी सी स्ट्रक्चर. अगर हम एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंशियल स्ट्रक्चर जो है वो कन्वेंशनल स्ट्रक्चर जैसा नहीं है. जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट वर्क्स हैं उनमें कन्वेंशनल जो टाइप्स के प्ले या नावल के स्ट्रक्चर हुआ करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है. उसको ये इग्नोर करते हैं. ये बहुत ज़्यादा वीक किस्म का प्लॉट स्ट्रक्चर होता है. एंड लास्टली वी सी ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म सिंपली मीन्स द मूवमेंट दैट फोकसेस ऑन ह्यूमंस and human beings are to be considered as the center of the universe. तो ये ह्यूमनिज्म मॉडर्न सेंचुरी में भी आती है. बिलखसूस अगर हम एग्जिस्टेंशलिस्ट लिटरेरी मूवमेंट में ह्यूमनिज्म को देखें तो ये एज अ थीम भी लिया गया है. और अगर हम एग्जिस्टेंशलिस्ट ह्यूमनिज्म की बात करें तो एग्जिस्टेंशलिस्ट ह्यूमनिज्म हो या ह्यूमनिज्म है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. और ये बेसिकली क्या करता है, इट वैलिडेट्स ह्यूमन सब्जेक्ट एज स्ट्रगलिंग फॉर सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी.
तो ये ह्यूमनिज्म जो है ये बेसिकली किस बात को वैलिडेट करता है कि इंसान जब अपने सेल्फ नॉलेज के लिए, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कोशिश कर रहा होता है, तो उसका एज ए सब्जेक्ट डील करता है। Here are two different variations of existentialism as a literary movement. इसकी जो दो वेरिएशन उनमें पहले नंबर पे एब्सर्डिज्म आता है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म कह सकते हैं। देन हमारे पास इसकी जो दूसरी वेरिएशन है वो नाहिलिज्म है, जिसको एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एब्सर्डिज्म कहते हैं। लेकिन इन दोनों वेरिएशंस पे हम बात करेंगे बाद में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।